हेलो एवरीवन। मेरा नाम सूरज आनंद है और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मेरे बारे में आप सभी को पता ही है, किस तरह से चीज़ों को अच्छे से ले जाने में मैं माहिर हूँ। किस तरह से चीज़ें जो खराब हो रही हों, सपोज़ करिए चीज़ें समझ नहीं आ रही हों, उनको ले जाने में मैं एक्सपर्ट कहलाता हूँ। इसके भी रीज़न्स हैं, और वो रीज़न क्या है कि मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ अपनी पढ़ाई के दौरान, अपने टॉपिक के दौरान। और वही सारी चीज़ें हैं आप लोगों को एक मोटिवेशन का काम करती है जब आप चीज़ों की शुरुआत करते हैं। और यही सारी चीज़ें हैं जब आप एक पॉजिटिव गाइडेंस ले करके चीज़ों की शुरुआत करेंगे, तो कल होके जब आप सफल होंगे और आप एट द एंड यही कहेंगे कि अगर आप ना होते सर तो हमारा ये पेपर क्लियर ना होता। तो चलिए फिर चीज़ों की शुरुआत करवाते हैं। और क्लास सेवेंथ की बातें हो रही हैं, एनसीईआरटी किताब की, एनसीईआरटी पुस्तक की, जिनका नाम है हमारे अतीत भाग 2। क्या क्या सारी सिग्निफिकेंस रही हैं, क्या क्या सारी चीज़ें हुई हैं, क्या क्या हमने देखा था क्लास सिक्स्थ में, प्राचीन भारत पे ही बातें हुई थी। उसी के साथ ही हमने जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो पाए हैं उन्हें हमने किया है। और ये यही चीज़ दर्शाता है कि अगर टॉपिक आप लोगों ने किया और एट द एंड आप सभी से क्वेश्चन नहीं बन रहे होंगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस टॉपिक को करने का। मेरी बात ज़रा बुरी लगी होगी, लेकिन ये सच है, कड़वा सच। और वो कुछ इसी प्रकार है कि जैसे कि आप लोगों ने टॉपिक की शुरुआत करवाई, टॉपिक को पढ़ना चालू करा, और उसी के लास्ट में आपने उन सारी चीज़ों पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं बचेगा उस टॉपिक को पढ़ने के लिए। और जब जब आप क्वेश्चन को लगाते जाएंगे, तब तब जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होते जाएगा। और यही जो कॉन्फिडेंस है आपका, कल होके आपको सफलता दिलाएगा। तो चीज़ों की शुरुआत करते हैं। तो क्लास सेवेंथ की बातें हो रही हैं, और आज जो हम पढ़ेंगे, यानी आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो चैप्टर 7 की बातें होंगी। बुक्स वगैरह को लेकर के आई होप अब किसी के बीच में कोई सा भी जो डाउट है वो नहीं रहा होगा कि सर किस टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करें, किस किताबों पे ध्यान दें, क्या क्या नोट्स बनाएं, कैसे चीज़ों को आगे लेकर के जाएं। इन सब में मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के मन में कोई सा भी डाउट्स होगा। अगर एनसीईआरटी की ही बात अगर मैं कर रहा हूँ, तो आप लोगों से भी यही उम्मीद करूँगा और यही आशा मेरी रहेगी आप लोगों से कि आप सिर्फ और सिर्फ अभी एनसीईआरटी को ही फॉलो करें। इसके अलावा कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स करने की अभी ज़रूरत नहीं है। और वो क्यों ज़रूरत नहीं है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। एक घर बनाते हैं, उसमें बेस होता है, उसके ऊपर जो फ्लोर होते हैं वो कुछ इस प्रकार का होता है। और ज़रा ध्यान दीजिएगा, जो बेस होगा वो आपका सबसे मजबूत होता है। अगर स्ट्रांग नहीं होगा, तो ऊपर के जो फ्लोर हैं वो गिर सकते हैं, वो टूट सकते हैं। और इसी एग्जाम्पल के साथ ज़रा समझने की कोशिश करिए। ये बेस आपका है एनसीईआरटी, और जितने फ्लोर आपके बन रहे हैं, ये है स्टैंडर्ड बुक्स, ये है नोट्स, ये है मार्केट। तो इन सभी की शुरुआत जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही होती है। तो क्यों महत्वपूर्ण है इसे पढ़ना, आप लोगों को अब पता चल चुका है। क्यों इसे हम फॉलो करते हैं, क्यों अपने डेली रूटीन में इसको मैं हमेशा कहता हूँ कि जब जब मैं एनसीईआरटी पढ़ता हूँ, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें नई दिखती हैं वहाँ पर। तो उसका मेन रीज़न भी यही है। इस पुस्तक में ऐसी चीज़ें हैं कि आपको मोटिवेट करेगी कि ज़रा देखिएगा चीज़ें किस हिसाब से हुई और क्या क्या हुई। उसी के साथ क्वेश्चंस वगैरह की मैं बातें कर रहा हूँ, तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस मेरे यहाँ एनसीईआरटी में लग रहे हैं वो मैं उसे यहीं करवा रहा हूँ। लेकिन उसके ही अलावा बाकी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करने से यूपीएससी तो क्लियर नहीं होगा।
लेकिन एनसीईआरटी अगर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली यूपीएससी क्लियर आपका नहीं होगा। इस चीज को जरा ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चंस करने के लिए टेस्ट प्रैक्टिस को यूज करिएगा। टेस्ट सीरीज लगाने के लिए ओटीपी का प्लेटफॉर्म बेस्ट है, और इसका आप लोगों को एक काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंस दिखाता है कि चीज़ें किस हिसाब से आगे चल रही हैं। उसी के साथ अब हम चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज़, जिसका मतलब है जनजातियां, खानाबदोशी और बसे हुए समुदाय। ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने हमेशा आप सभी से यही कहा है, हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका सिग्निफिकेंस है, और सिग्निफिकेंस में जब जब सोसाइटी की बातें होंगी, जब जब हम समाज की बातें करेंगे, तो उसमें हम महिलाओं के कंडीशन पे बातें करेंगे। उसी के साथ ही जो वहाँ के आम नागरिक हैं उनकी बातें होंगी। उसी के साथ ही साथ आम नागरिकों में भी अगर हमने देखने की कोशिश करते हैं तो हमें किसान, पीजेंट, बंजारा, क्राफ्ट पर्सन, लोहार, ये सब जो लोग हैं ये हमें यही दर्शाते हैं कि उनके जो इतिहास होंगे, उनकी जो अपनी अलग हिस्ट्री होगी, और जितने भी लोग हैं उनकी अपनी अपनी अलग हिस्ट्री होगी। और इसी वजह से जो हमारी किताब का नाम है आवर पास्ट, यानी हमारे अतीत है, हमारे अतीत। तो आई होप अब सारी चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर हो रही होंगी। इसी के साथ अब चलते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। तो जरा क्वेश्चन करने से पहले एक चीज मुझे बताइए, अगर ये लोग नहीं होते, यानी कि अगर कोई मूवमेंट नहीं होता, अगर कोई सेटलमेंट नहीं होता, तो क्या सोसाइटी ग्रो करती? तो क्या सोसाइटी ग्रो करती? जरा कमेंट करिएगा आंसर। तो अगर आंसर की मैं बातें करूं, तो जो हमारी सोसाइटी है उसके बेस यही लोग हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी दिखाता हूं। मैंने आप सभी को हमेशा से A1, A2, A3 के फॉर्मेशन में चीजें समझाई हैं, और आप लोगों को यह भी बताया है कि इनके जो रिलीजन होंगे वो डिफरेंट होंगे, इनकी जो कल्चर होगी वो भी डिफरेंट होगी, इनकी जो इकोनॉमी होगी वो भी डिफरेंट होगी, इनका जो ऑक्यूपेशन होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो फिर एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, तो इन लोगों ने मूवमेंट क्यों करा? वाई मूवमेंट? उसका एकमात्र आंसर यही है, जिस जगह पर संसाधन की कमी हो जाए, जिस जगह पर हमें रिसोर्सेज कम मिले, तब जो मूवमेंट उठ करके आएगा वही कहलाता है नोमैडिक लाइफ, नोमैडिक पीपल, या सेटलमेंट, माइग्रेशन। तो अगर इसी से पहले अगर मैं बातें करूं, तो सोसाइटी का बेस है ये लोग। अगर मूवमेंट नहीं होता तो चीजें आगे नहीं बढ़ती, अगर सेटलमेंट नहीं होता तो चीजें आगे नहीं बढ़ती। तो इसलिए इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंस है, जरा ध्यान से देखिएगा, इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंस है हमें यही बताती है कि जो नोमैडिक लाइफ है, उनका कल्चर है,
उनका रिलीजियन है, उनकी सोसाइटी है, उनके ऑक्यूपेशन है, वो क्यों इंपॉर्टेंट हैं। उन्हीं में से कुछ कुछ नाम भी हम देखेंगे, कैसी सारी चीजें आगे बढ़ी, कैसे क्या क्या पॉसिबल हो पाया। उन्हीं में हम ये भी देखेंगे कि जो क्वेश्चंस यूपीएससी में एनसीईआरटी के हिसाब से पूछा जाता है वो आखिर है क्या। तो अब क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चंस का तरीका हमेशा आया है मैच द फॉलोइंग में, हमेशा आया है फैक्चुअल नॉलेज में, हमेशा आया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में। तो यही सारी चीजें हैं जो यूपीएससी पूछा करता है। तो यहां पर मैंने आंसर भी साथ दे ही रखा है। अब आप लोग कहेंगे सर आंसर क्यों दे दिया, हमें खुद से करने देते। उसमें भी एक दिक्कत ये उभर करके आ रही है कि लोगों ने ये देखा और लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर पूरा का पूरा लिखा करिए, जो आंसर है वो पूरा बताइए, क्योंकि हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है। अब जब एनसीईआरटी उन्होंने पढ़ा ही नहीं है तो कैसे चीज़ों को वो आगे लेकर के जा सकते हैं। तो इसी के साथ ही, क्योंकि मेरा जो काम है, मैं चीज़ों को प्रोफेशनली नहीं पैशन से करता हूं। और मेरा यही काम है कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, उनके मन में एक भी डाउट उठ करके ना आ जाए। अगर कोई डाउट आता भी है तो मैं उसको सॉल्व तुरंत ही करने में विश्वास रखता हूं। तो अब जरा मैच द फॉलोइंग पे आते हैं। तो गढ़, खेली, टाडा, चौरासी, मजदूर, कारवा, कबीले, शिव सिंह, दुर्गावती। तो अब जरा इसके आंसर पे देखते हैं, क्योंकि कुछ कुछ चीजें हमें पता है। और मैच द फॉलोइंग करने का मैंने आपको एकमात्र सॉल्यूशन बताया था कि अगर यहां पे 6 चीजें दे रखी हैं और हमें इसमें 3 भी आता है तो डेफिनेटली जो आंसर है वो सही हो जाएगा। उसी के साथ देखिए जो आंसर आते हैं, गढ़, चौरासी, टाडा, कारवा, मजदूर, पाइनको, कबीले, खेल, शिव सिंह, अहोम राज्य, दुर्गावती, गढ़, कटंगा। इन सारी चीजों को बस ध्यान देते जाइएगा, किस किस तरह से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस तरह के जो चीजें हैं हमें याद करने की जरूरत है, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा। उसी के बाद जरा देखिए अगले क्वेश्चन की ओर मैं आगे बढ़ता हूं। तो स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, यानी कि बताएं कि सही है या गलत। ट्राइबल सोसाइटीज हैड अ रिच ओरल ट्रेडिशन, सही बात है, आंसर भी दे रखा है तो सही होना लाजमी है। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, हमें यहां पर आंसर क्वेश्चन करने से मतलब नहीं है। हमारा पूरा सिद्धांत है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो काफी अच्छा हो जाए। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते ही हमने इस चीज की शुरुआत करवाई है। क्योंकि आंसर तो अगर गूगल पे करेंगे तो वो कहीं का कहीं कुछ ढूंढ करके निकाल के दे देगा, और गूगल हर किसी के पास है। तो क्यों नहीं हर कोई आईएएस आईपीएस बनता है, क्यों नहीं लोग यूपीएससी का पेपर क्लियर कर पाते हैं अगर उनके पास सारी ही सुविधा अगर घर पर होंगी। तो इसी वजह से जरा देखिए क्या पूछा गया है। जनजातीय समाजों में समृद्ध मौखिक परंपरा थी, बिल्कुल थी। कोई साइंस की बातें नहीं होती थी, कोई साइंस का डेवलपमेंट नहीं दिखाया करता था। जो ओरल ट्रेडिशन है वो सारी चीजें होती थी। कल्चर का डेवलपमेंट होता था, रिलीजन का डेवलपमेंट होता था, डांस का डेवलपमेंट होता था, म्यूजिक का डेवलपमेंट होता था। देयर वर नो ट्राइबल कम्युनिटीज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में कोई आदिवासी समुदाय नहीं थे। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। फॉल्स क्यों होगा? ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं है जहां पे जनजातीय ना पाए जाते हों। क्योंकि आज हमारे पास बिल्डिंग्स हैं,
आज हमारे पास पिलर्स हैं, आज हमारे पास टावर्स हैं, लेकिन इससे पहले ये सारी चीजें क्या हुआ करती थी? फॉरेस्ट। गोंड राज्य में 84 में कई शहर शामिल थे, तो कई शहर नहीं, एकमात्र ही थे, जिस वजह से ये फॉल्स हो जाएगा। भिल उप महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में रहा करते थे, और वो उत्तर पूर्वी में नहीं रहते थे, जिस वजह से इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स। द न्यू कास्ट इमर्जिंग विद इन वामाज वर कॉल्ड डैश। वाम के भीतर उभरने वाली कई जातियों को डैश कहा जाता है, तो जो इसका आंसर होगा वो जाति ही हो जाएगा। डैश अहोम द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक रचना थी, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुरारिस। इसी के बाद देखने की हम कोशिश करते हैं। डैश मेंशन द गरहा कंटा हैड 7000 विलेजेस। जरा ध्यान दीजिएगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकबरनामा में इस चीज का जिक्र था। उसी के बाद आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे। तो जैसे जैसे आदिवासी बासी बड़े और मजबूत होते गए, उन्हें डैश को भूमि अनुदान दिया, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो टेम्पल्स हो जाएगा, ब्रह्मनाज हो जाएगा, यानी ब्राह्मण हो जाएगा। तो जैसे जैसे इनका ग्रोथ होने लग गया, इन्होंने चैरिटी में चीज़ों को देना चालू कर दिया। जिस हिसाब से मंदिर में दान पेटी होती है, उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने आगे बढ़ाया। खाना बदोश चरवाहे और बसे हुए कृषकों के बीच किस प्रकार का आदान प्रदान हुआ? What kinds of exchange took place between nomadic pastoralists and the settled agriculturalists? तो खाना बदोशों चरवाहों ने ऊन, घी आदि दिया। बसे हुए कृषिविदों ने खाना बदोशों चरवाहों को अनाज, कपड़ा, बर्तन और अन्य उत्पादन दिए। Were the बंजाराज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी? और यहां से बंजारा को रिलेट करिएगा जनजातीय में, जो जंगल में रहा करते थे। बंजारा वो लोग होते हैं जो झोला उठा करके चलते हैं और जहां उनका मन लग गया वहां रह जाते थे। तो क्या वो इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए लाभदायक होते हैं क्या? जरा देखते हैं। द बंजाराज वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी। They were the trader nomads and the controlled trade and commerce. They played an important role in the transporting grain to the city markets. They usually bought grains where it was cheaply available and carried it to place where it was the dearer. From there, they again reloaded their oxen with anything that could be profitably sold in other places. Who introduced new methods of rice cultivation? राइस कल्टीवेशन, चावल की खेती के नए तरीकों की शुरुआत किसने की थी? तो द अहोम्स। Why did the मुगल अटैक द अहोम किंगडम? अब मैंने सवाल किया है why, लेकिन यहां दिया है when, तो अब पहले देखेंगे हम why का आंसर। होता क्या था कि जो अहोम का जो किंगडम हुआ करता था वो काफी मिनरल रिच हुआ करता था, जिस वजह से कोई भी बाहर से इंसान आते थे तो वो सबसे पहले यही चाहेंगे कि हमारे पास मिनरल्स हो, हमारे पास रिसोर्सेज हो, और अगर यही सारी चीजें होंगी तो हमारा इकोनॉमी अच्छा खासा चलेगा। अब इसमें पूछा है व्हेन, तो उसका आंसर हो जाएगा 1662। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उभर करके आ रहा है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। Why do present day historians use to write tribal histories? यानी जनजातीय इतिहास लिखने के लिए आज के इतिहासकार किसका प्रयोग करते हैं? They use oral tradition and rich customs of the tribal people to write their tribal histories. यानी कि उन्होंने
वो अपने आदिवासी इतिहास को लिखने के लिए आदिवासी लोगों के मौखिक परंपराओं और समृद्ध रीति रिवाजों का उपयोग करते थे और उपयोग करते हैं। इसी के साथ जरा ध्यान दीजिए, अहोम की बातें हो रही हैं तो कैसे इस क्वेश्चन को मैं भूल जाऊं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अहोम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू क्लैंस और खेल्स, यानी अहोम समाज कुलों और खेलों में विभाजित था। There were very few castes of artisans, so artisans in the Ahom areas come from nearby kingdoms. कारीगरों की बहुत कम जातियां थी, इसलिए अहोम क्षेत्रों में कारीगर पास के राज्यों से आए थे। खेलौफन कंट्रोल सेवरल विलेजेस, खेलोटन ने कई गांवों को नियंत्रण किया था। द पीजेंट्स वर गिवन लैंड बाय इस विलेज कम्युनिटी, यानी कि किसान को उसके ग्राम समुदाय द्वारा भूमि दी जाती थी। इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट द कम्युनिटीज कॉन्सेंट, मतलब यहां तक कि राजा भी इसी समुदाय की सहमति के बिना उस जमीन को, उस प्रॉपर्टी को वो नहीं ले सकता था। द अहोम्स वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड्स, अहोम अपने आदिवासी देवताओं की पूजा किया करते थे। बट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th century, ब्राह्मणास अचीव्ड ग्रेट इन्फ्लुएंस विच गेव राइज टू द हिंदुइज्म। लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध के दौरान ब्राह्मणों ने बहुत प्रभाव प्राप्त किया, जिसे हिंदू धर्म को जन्म देता था। शिव सिंह, इन द reign of Shiv Singh, Hinduism became a predominant religion. However, the Ahom kings remained strict to their tradition beliefs to some extent, even after adopting Hinduism. Ahom society was very sophisticated. Poets and the scholars were given land grants. The theater was encouraged. यानी कि शिव सिंह के शासन में हिंदू धर्म एक प्रमुख धर्म बन गया था। हालांकि अहोम राजा हिंदू धर्म अपनाने के बाद भी कुछ हद तक अपनी पारंपरिक मान्यताओं पर कायम रहे। अहोम समाज बहुत ही परिष्ठ था। कवियों और विद्वानों को भूमि अनुदान दिया जाता था। रंगमंच को प्रोत्साहित किया गया था। तो अगर अहोम की बातें हो रही हैं, हिंदुइज्म की बातें हो रही हैं, तो चैप्टर में ये काफी बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जिस हिसाब से जो चीजें हैं वो आगे बढ़ेंगी। इसी के साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। तो जिन लोगों को एनसीईआरटी में दिक्कत अभी भी आ रही है, उसका एकमात्र सॉल्यूशन मैं लेकर के आया हूं, और वो सिर्फ और सिर्फ है हमारा एनसीईआरटी आंदोलन बैच। इसको ज्वाइन करने का भी रीजन मैं आप बताता हूं। हमने हमेशा वन प्लेटफॉर्म के बारे में कहा है, जिसका मतलब यह होता है कि अगर एक प्लेटफॉर्म है तो चीजें हमारे पास लिमिटेड होंगी, और अगर चीजें हमारे पास लिमिटेड होंगी तो सक्सेस की जो गारंटी है वो बढ़ती जाएंगी। बेस को अगर डिवाइड करें तो ये ऑन द बेसिस ऑफ रिवीजन, और इवन कहा भी जाता है कि यूपीएससी में अगर रिवाइज नहीं किया तो चीजों का जो समझ है वो कुछ इस प्रकार का ही रह जाएगा। तो अगर एनसीईआरटी पर कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है, और ये इनिशिएटिव पहली बार नहीं लिया जा रहा है, जितनी बार भी अब तक लिया गया है, जो सक्सेस रेशियो उभर करके आया है वो 100% का है। तो अगर ऐसा मौका आप सभी को मिल रहा है और आप लोग अगर छोड़ रहे हैं तो फिर मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। इसी के साथ ही हमारी जीएस मेंस की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए भी एक कोर्स लॉन्च हुआ है।
जो कि कॉन्सेप्टर बैच है। एडमिशन स्टार्ट है सभी के, रजिस्ट्रेशन चालू है सभी के, और जो क्लासेस होंगी आप लोगों को नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका क्लास स्टार्ट हो उसके बाद इसको अगर ज्वाइन करने की अगर आप सोचेंगे तो आप काफ़ी देर हो दे आपने काफ़ी ज़्यादा देरी अपने लाइफ में कर दी होगी। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखिए, मौका मिला है तो चौका लगाना सीखिए। उसी के बाद आज की शुभ विचार की मैं बातें करूंगा। अ रिवर नेवर कट्स थ्रू रॉक्स नॉट बिकॉज ऑफ इट्स पावर बट बिकॉज ऑफ इट्स परसिस्टेंस। यानी नदी कभी चट्टान से नहीं कटती अपनी शक्ति के कारण नहीं, बल्कि अपनी अपनी दृढ़ता के कारण वो चीज़ों को आगे बढ़ाती हैं। तो ये देखिए कितनी बड़ी लाइन है। आपके पास धैर्य है, पेशेंस है, तो चीज़ों को आप कैसे भी अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। किस प्रकार आगे जाना है, कैसे क्या करना है, इन सब का मैंने आप सभी को एग्जाम्पल बताया है। अपॉर्चुनिटी आई है, उसे खो रहे हैं तो आप सभी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इनका ध्यान रखिए, चीज़ें किस हिसाब से होनी चाहिए, किस हिसाब से हमें पॉजिटिव वे में आगे धीरे 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 बढ़ते चले जाना है। क्योंकि जो लोग नेगेटिव होते हैं ना, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलने की चाहते हैं कि कोई सा भी काम हो जल्दी खत्म हो जाए और आसानी से जल्दी हमें सक्सेस मिल जाए। बट ऐसा नहीं होता है। लाइफ में हमें कुछ इस जिगजैग मोमेंट को पार करके जब लास्ट टाइम आता है तब जाके हमें सक्सेस मिलता है। यानी कि जब तक मेहनत नहीं, जब तक पॉजिटिव गाइडेंस नहीं, तब तक सक्सेस भी नहीं। तो इसका सीधा रिलेवेंट मैं इन सारी चीजों से ही करना चाहूंगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस वगैरह पे बातें करते के साथ ही जो बंजारा है, जो अहोम डायनेस्टी है, अहोम किंगडम है, यानी कि जो ओवरऑल कहूं तो हमारा क्लास 7th का जो 7th चैप्टर है 7 का 7 आज खत्म। अब इसके अलावा किसी के भी मन में कुछ भी डाउट आता है वो तुरंत कमेंट करिए, तुरंत मुझे बताइए कि सर ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। मैं अगले दिन आते के साथ ही सबसे पहले उससे ही डिस्कस करूंगा। चीजें रेलिवेंट हो इररेलिवेंट हो पूछते जाइएगा, मन में कोई शक मत रखिएगा। और हैशटैग कहीं ना कहीं, फैन पेजेस, इन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक अचीवमेंट के तौर पे ये सारी चीजें मुझे मिल रही हैं, और अगर बेस्ट हूं अपने काम में, जिस हिसाब से चीजें कर रहा हूं, तो वो यही दर्शाती हैं कि चीजें आप लोगों के भी तरफ से आ रही हैं। क्योंकि एक स्टूडेंट का और एक टीचर का अगर बॉन्ड अगर अच्छा बन रहा है तो इसका यही मतलब है कि जो भी गाइडेंस चल रही हैं वो एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही हैं। तो चलिए इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी परेशानी हो, कमेंट बॉक्स खाली है, उसे भर दीजिए कमेंट से। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू और जय हिंद।